Hello everyone, my name is Pooja Meena. Today our topic is प्रोथ्रोम्बिन टाइम। यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है, इसको जनरली पीटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस टेस्ट की ज़रूरत क्या होती है, इस टेस्ट को क्यों परफॉर्म किया जाता है, उसके बारे में अपन सबसे पहले जानेंगे। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम को समझने से पहले आपको एक टर्म समझनी होगी, ठीक है, जिसको अपन प्रोथ्रोम्बिन यहाँ पे बोल रहे हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन होता है जो लीवर के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब समझते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो जनरली एक्सटेंसिव क्लोटिंग सिस्टम के लिए परफॉर्म किया जाता है। जो मेजर डिपेंड करता है फैक्टर नंबर 7 के ऊपर, वो मेजर डिपेंड करता है। साथ में ही जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम बाकी अदर फैक्टर्स की डेफिशिएंसी को भी बताता है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन की फैक्टर 5 की, फैक्टर 10 की, फिब्रिनोजन की डेफिशिएंसी को भी ये बताता है कि इन फैक्टर्स के अंदर भी ये फैक्टर्स हैं, ये भी क्या नहीं कर रहे, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे, जिसकी वजह से पूरी क्लोटिंग मैकेनिज़्म नहीं हो पाती है। अब सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन जो टाइम है उसके प्रिंसिपल को समझने से पहले एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है वो जनरली परफॉर्म किया जाता है जब कोई भी पेशेंट होता है वो ओटी के अंदर होता है, यानी ऑपरेशन थिएटर में होता है, और डॉक्टर जब उसका ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला होता है तो उससे पहले वो देखना चाहता है कि जो पेशेंट का ब्लड है वो कितनी देर में क्लोट होगा, क्योंकि जब ऑपरेशन करेगा तो जनरल सी बात है ब्लड फ्लो होगा, तो वहाँ पे वो चेक करना चाहता है कि पेशेंट का जो ब्लड है वो कितनी देर में इसकी क्लोटिंग होगी या फिर कितनी देर में वो स्टॉप होता है। उसी को परफॉर्म करने के लिए बेसिकली प्रोथ्रोम्बिन टाइम को परफॉर्म किया जाता है, यानी पीटी टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले अब इसका प्रिंसिपल समझते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम का प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम का प्रिंसिपल जो होता है, तो अपन देखते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है कि ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर क्या होता है, टिश्यू फैक्टर को अपन क्या करते हैं, प्लाज्मा के अंदर ऐड करते हैं, और जिस टाइम पे वो प्लाज्मा क्लोट फॉर्मेशन स्टार्ट करता है उसी को अपन प्रोथ्रोम्बिन टाइम बोलते हैं। तो इसको रीड करते हैं। द प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्लाज्मा टू क्लोट आफ्टर द एडिशन ऑफ टिश्यू फैक्टर जो कि अपना है थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम की भी कंसंट्रेशन ऐड करते हैं इस क्लोटिंग मैकेनिज्म को होने के लिए। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम का प्रिंसिपल ये हुआ कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर क्या करा जाता है, टिश्यू फैक्टर को ऐड किया जाता है प्लाज्मा के अंदर, और वहाँ पे चेक किया जाता है कि कितनी देर में क्लोट फॉर्मेशन हो रही है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है वो बेसिकली उसकी सारी एफिशिएंसी एक्सटेंसिव पाथवे पर डिपेंड करती है। बट अगर आपने पूरी कोगुलेशन पाथवेज पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जब एक्सटेंसिव इंट्रिंसिक पाथवे दोनों मिल जाते हैं वहाँ पे कॉमन पाथवे होता है। तो जब एक्सटेंसिव पाथवे में कोई भी फैक्टर वर्क नहीं करेगा तो जनरल सी बात है आगे कॉमन पाथवे भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए ये वैसे तो एक्सटेंसिव पाथवे पर डिपेंड करता है, बट कहीं ना कहीं ये कॉमन पाथवे को भी ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, इसके लिए जो सैंपल की ज़रूरत होती है वो अपन को साइटेटेड प्लाज्मा चाहिए होता है। अब आगे समझेंगे कि साइटेड प्लाज्मा क्या होता है। तो रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ मैं टेस्ट की, तो सबसे पहले आपको जो रिक्वायरमेंट्स में एक वाटर बाथ चाहिए जिसका टेम्परेचर अपन 37 डिग्री टेम्परेचर रखेंगे, स्टॉप वॉच चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, ठीक है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन चाहिए, एंड कैल्शियम क्लोराइड चाहिए अपन को 0.15 ग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स, पुअर साइटेटेड प्लाज्मा, यानी जो साइटेटेड प्लाज्मा है वो अपन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए अपन को 0.2 ml ट्राई सोडियम साइट्रेट लेंगे जो कि 3.8% वाला होना चाहिए, और ब्लड सैंपल लेंगे अपन 1.8 ml। तो इन दोनों को अपन मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में सेंट्रीफ्यूज करेंगे 3000 RPM में 15 मिनट्स के लिए। जब ये सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा जो ऊपर जो प्लाज्मा आएगा उसको अपन रिमूव कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा अपना साइट्रेटेड प्लाज्मा, यानी ये जो साइट्रेटेड प्लाज्मा है उसकी फॉर्मेशन वो हो जाएगी, अपना जो सैंपल बन जाएगा। नेक्स्ट, इसके प्रोसीजर की अपन बात करें कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत होगी। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन क्या करेंगे, 0.1 ml प्लाज्मा ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद में उस प्लाज्मा को प्री वार्म करेंगे 37 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर बाथ के अंदर। जैसे ही प्री वार्म हो जाएगा वो 37 डिग्री टेम्परेचर पे, उसके बाद में उसके अंदर क्या करेंगे, अपन थ्रोम्बोप्लास्टिन को ऐड करेंगे जो कि अपना टिश्यू फैक्टर है। वो कितना ऐड करेंगे अपन, 0.1 ml अपन ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में इन दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में इनको अपन इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री टेम्परेचर पर 2 मिनट्स के लिए। उसके बाद में
जब 2 मिनट्स के बाद में जब इनका इंक्यूबेशन हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड को ऐड किया जाएगा, जो कि कितना होगा 0.1 ml अपन ऐड करेंगे। अब जैसे ही कैल्शियम क्लोराइड को ऐड किया जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड को जैसे ही ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया जाएगा और चेक करेंगे कि जो क्लॉट फॉर्मेशन होगी, फर्स्ट क्लॉट फॉर्मेशन कितनी देर में होगी। तो जैसे फर्स्ट क्लॉट फॉर्मेशन होगी इमीडिएटली क्या करेंगे, स्टॉप वॉच को अपन स्टॉप कर देंगे। स्टॉप वॉच को इमीडिएटली स्टॉप कर दिया जाएगा और जिस टाइम पे फर्स्ट क्लॉट फॉर्मेशन हुई थी उस टाइम को रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद में जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है उसका रिज़ल्ट अपन सेकंड्स के अंदर देंगे, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन टाइम का जो रिज़ल्ट होता है वो सेकंड्स के अंदर दिया जाता है। अब ये तो मैंने आपको बताया। अब जब मैंने आपको एक टर्म अभी बीच में बोली थी कि पूरी क्लोटिंग मैकेनिज़्म होती है, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे अपन बेसिकली बात कर रहे थे प्रोथ्रोम्बिन जो कि एक्सटेंसिव पाथवे को अफेक्ट कर रहा था। मैंने आपको कहा था कि जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो एक्सटेंसिव पाथवे को तो अफेक्ट कर ही रहा है। अगर एक्सटेंसिव पाथवे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा तो वो कॉमन पाथवे को अफेक्ट करेगा। कॉमन पाथवे को अगर वो अफेक्ट करेगा तो जो क्लॉट फॉर्मेशन अपन चाहते हैं वो नहीं होगी। तो ये पूरा कंप्लीट पाथवे नहीं, इसमें छोटा सा एक पोर्शन लिया हुआ है कि जिसमें क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम और बाकी अदर फैक्टर्स की प्रेजेंस में वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। जब वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद में ये थ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन जो होता है वो फिब्रिनोजन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, अब फिब्रिनोजन एक फैक्टर है। फिब्रिनोजन जैसे एक्टिवेट होता है तो फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट होता है, फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। और फिब्रिन में कन्वर्ट होने के बाद में वो क्या करता है, क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये पूरी कंप्लीट मैकेनिज्म वैसे होती है, पूरे डिटेल में होती है। इसका वीडियो अपन फिर कभी समझेंगे पूरा कंप्लीट डिटेल में कि क्लोटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, कॉमन पाथवे क्या होता है, एक्सटेंसिव पाथवे क्या होता है, इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, सारे फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 13 फैक्टर्स के बारे में अपन बाद में डिटेल में कभी बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली सब समझना होगा कि कैसे क्लॉट की फॉर्मेशन हो रही है। जब अपन क्लॉट फॉर्मेशन देख रहे हैं तो क्लॉट फॉर्मेशन कैसे हो रही है। अब यहाँ पे बात करेंगे अपन कि जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो नॉर्मल रेंज उसकी होती है 12 to 15 सेकेंड उसकी नॉर्मल रेंज होती है। ये उसका नॉर्मल रेंज की बात करेंगे कि इतनी देर में कि क्लॉट अगर इस टाइम ड्यूरेशन में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, दैट मीन प्रोथ्रोम्बिन टाइम है जो जिस पेशेंट का है वो नॉर्मल है। अगर वो इससे बहुत ज़्यादा टाइमिंग ले रहा है, नहीं इतनी देर में क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो रही है, नहीं 12 to 15 सेकेंड में क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होती, मतलब उस पेशेंट का जो है क्लोटिंग मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करी। अगर इससे ज़्यादा टाइम लेती है, लाइक अगर 20 सेकेंड्स लेती है, 25 सेकेंड्स लेती है, 30 सेकेंड्स लेती है, यानी उस पेशेंट का ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जनरल सी बात है, अगर क्लॉट फॉर्मेशन जितनी जल्दी होगी तब क्या होगा, उतना ही जल्दी ब्लड फ्लो हो रहा है बाहर की तरफ वो स्टॉप हो जाएगा। अगर ज़्यादा टाइमिंग लेगा तो ब्लड फ्लो स्टॉप नहीं होगा और उस पेशेंट का ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये तो हो गई ये बात। अब नेक्स्ट इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि ये जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम कहाँ कहाँ इंक्रीज़ हो जाता है, कौन कौन से केसेस में। तो मोस्ट कॉमनली होता है वो विटामिन की डेफिशिएंसी के अंदर ऐसा देखा जाता है, क्योंकि जब आप पूरी मैकेनिज्म समझोगे क्लोटिंग मैकेनिज्म वहाँ पे विटामिन के की डेफिशिएंसी का रीज़न आपको बताया जाएगा, जब मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगी क्लोटिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट है लिवर डिजीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन होता है वो कहाँ से, प्रोथ्रोम्बिन की जो फॉर्मेशन होती है वो लीवर के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट डिजीज़ अपने पास में आती है जिसका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, DIC, जिसको अपन बोलते हैं डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन डिजीज़। इस डिजीज़ में पूरी होल बॉडी अफेक्ट होती है। ठीक है, तो जो कोगुलेशन मैकेनिज्म है वो भी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट रीनल डिजीज़ होगी, एंड जो बाकी फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे फैक्टर नंबर 1, 2, 5, 7 और 10, ही सारे फैक्टर्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी क्या हो सकता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज़ हो सकता है और डिक्रीज़ हो सकता है, डिपेंडेंसी करेगी वो। ये तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम की बात हो गई। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ समझाई थी कि जैसे अगर डॉक्टर क्या करता है, जब ऑपरेशन करने वाला होता है तो वो क्या करता है, पेशेंट का PT, BT, CT सारे टेस्ट के परफॉर्म करवाता है कि कितनी देर में क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है। तो एक एग्जांपल मैंने आपको भी दिया कि एक ऑपरेशन के टाइमिंग में अपन चेक करते हैं कि कितनी देर में क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है। क्लॉट फॉर्मेशन जल्दी होना ज़रूरी है। अगर बहुत टाइम तक क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो रही, ब्लड फ्लो कर रहा है, तो पेशेंट का काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। एक तो ये केस होता है। दूसरा क्या होता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो क्या करता है कि जैसे आपने अगर सुना होगा ब्रेन में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ये किसी पर्सन का ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे
अगर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि ब्रेन में क्लॉट फॉर्मेशन इज़ नॉट ए गुड। अगर ब्रेन में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन में थक्का बन जाएगा, खून का थक्का बन जाएगा, जैसे आर्टरीज में बन जाता है, हार्ट के अंदर हार्ट की जो आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, वहाँ पे क्या होता है, थक्का बन जाता है। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। उन सबको कम, यानी पेशेंट की जो उसकी थिकनेस है उसको कम करने के लिए एक मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। उस मेडिसिन को अपन बेसिकली वारफरिन के नाम से जानते हैं, जो क्या करती है, ब्लड का जो क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, उस क्लॉट फॉर्मेशन को वो क्या कर देती है, थिन कर देती है, ब्लड को पतला कर देती है। ठीक है, तो इफ़ ब्लड गेट्स थिक दैन ब्लड थिनिंग मेडिसिन सच एज वारफरिन इज़ यूज टू थिन द ब्लड इन क्लॉट फॉर्मेशन। कहने का मतलब ये कि जैसे ब्लड अगर थिक हो जाता है, ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा होगा तो उसका क्लॉट फॉर्मेशन होना बहुत जनरल सी बात है। तो वो बेसिकली ब्रेन में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, आर्टरीज वेन में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा आर्टरीज में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, वैसे क्या होता है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है, तो उसको थिन करने के लिए वारफरिन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। ये इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझाया क्योंकि ये भी क्या है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम से रिलेटेड है। क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन टाइम में अपन यही चेक करते हैं कि कितनी देर में ब्लड क्लॉट हो रहा है या ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, क्या क्या उसके रीजंस हो सकते हैं। तो इससे आप बेसिकली यही समझते हो कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम की ज़रूरत क्या है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो पीटी टेस्ट है वो क्यों परफॉर्म किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, आपके फ्रेंड्स को भी मेरी यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं। आप इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, और आप इसको फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट डालती हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।